जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन पर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ठीक है जी। ये हमने देखना है। हमने एड्सॉर्प्शन पढ़ा, एब्जॉर्प्शन पढ़ा, कि कुछ चीजें हमने पढ़ ली थी। आज हम देखते हैं कि उन पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। नंबर वन है जी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, देखें, सरफेस एरिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैंने आपको बात बताई थी, सॉलिड चीज है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक्टिव साइट्स होती हैं। एक्टिव साइट्स वो साइट्स होती हैं जहां पर मॉलिक्यूल आकर एड्सॉर्ब होते हैं। अब यहाँ पर चार एक्टिव साइट्स हैं, लेकिन अगर इसको तोड़ दूं मैं तो ये एक्टिव साइट्स बढ़ जाएंगी। अब जैसे ही एक्टिव साइट्स बढ़ती हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब्ड वो भी इंक्रीज करते जाएंगे। तो पाउडर फॉर्म में जो चीज होती है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसी वजह से वो रिएक्शन में ज्यादा पार्टिसिपेट करती है। ठीक हो गया। पाउडर फॉर्म में जो चीज होती है, तो सरफेस एरिया और एड्सॉर्प्शन का डायरेक्ट रिलेशन होता है। याद रख लें, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगी। तो ये पहला फैक्टर था। इसका जो दूसरा फैक्टर है वो है नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस की हम बात करते हैं। गैस की नेचर जो होती है, याद रखें, ये जो सरफेस होती है इसके ऊपर गैस कौन सी आकर एड्सॉर्ब करेगी वो नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। याद रखें, जो पोलर गैसेस होती हैं इनकी फोर्सेस होती हैं अच्छी। तो पोलर, जितनी ज्यादा गैस पोलर होगी वो उतनी ही ज्यादा इसके ऊपर आकर एड्सॉर्ब करेगी, क्योंकि उसके पोल्स होते हैं ऑलरेडी, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं। तो पोलर गैस जो होती है वो अच्छे से एड्सॉर्ब करती है सरफेस के ऊपर। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इनमें से कौन सी गैस इजीली एड्सॉर्ब करेगी तो आप लोग बताइएगा। हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl, वाटर। जी, इनमें से कौन सी गैस अच्छे से एड्सॉर्ब करेगी? HCl नहीं, वाटर इज आल्सो इन फॉर्म ऑफ गैस। तो याद रखें वाटर होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक हो गया। तो वाटर होगा यहाँ पर आंसर आपका। तो जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतनी ही ज्यादा वो जाकर एड्सॉर्ब करती है। ठीक हो गया। फिर आ जाता है टेम्परेचर या हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब ये कल मैंने आपको कहा था, मैं आज वाली मीटिंग में बताऊंगा, तो इसकी बात करते हैं। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होती है? एनर्जी लिबरेटेड लिबरेटेड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस व्हेन इट इज एड्सॉर्ब्ड। ठीक हो गया। 1 मोल गैस जो सरफेस के ऊपर जाकर एड्सॉर्ब होती है, उसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक हो गया। अब हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी गैस आप ले रहे हैं, कौन सी गैस आप यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब मैं यहां आपसे पूछता हूं कि किसकी ज्यादा हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगी? हाइड्रोजन, हीलियम, क्लोरीन और HCl। जी, इनमें से किसकी ज्यादा होगी हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन? जल्दी से बता दें ताकि मुझे आइडिया हो आपको समझ आ गई है। हाइड्रोजन, हीलियम, क्लोरीन या HCl, कौन सी गैस यहाँ पर ज्यादा? आप चैट में लिखें। HCl ठीक बता रहे हैं जी फहीमुल्ला, आप ठीक बताया आपने। HCl ठीक है जी। फरमानुल्लाह और ताहिरा, आई थिंक सो। तो ये हो गया। फिर आ जाता है प्रेशर। अब देखिए बेटा, प्रेशर एक्चुअल में ये गैस की कंसंट्रेशन को ही बता रहा होता है। प्रेशर जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे, ये सरफेस है, इसके ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस के मॉलिक्यूल उतने ही जाकर इसके ऊपर एड्सॉर्ब करेंगे। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्सॉर्प्शन। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाती नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, जो मैंने स्टार्ट में आपको बताई थी, सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, कि एड्सॉर्बेंट की क्या नेचर हो। देखें, एड्सॉर्बेंट का अगर पोर साइज कम है, छोटा ज्यादा
है या ब्रिक उसका साइज है कम साइज है, तो तब जाकर एड्सॉर्प्शन अच्छी होगी, एड्सॉर्प्शन गुड। अगर बड़ा बड़ा साइज है तो उस पे एक्टिव साइट्स डिक्रीज हो जाएंगी। अब देखिए साइज एरिया उतना ही है लेकिन साइज में डिफरेंस आ जाता है, तो साइज अगर छोटा होगा स्मॉल होगा तो अच्छी एड्सॉर्प्शन होगी। तो ये फैक्टर थे एड्सॉर्प्शन को कि कौन कौन से इफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि एड्सॉर्प्शन एज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एड्सॉर्प्शन एज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, के एड्सॉर्प्शन किस तरह से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आप लोगों के मैं माइक ऑन ऑन कर रहा हूं, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, एड्सॉर्प्शन किस तरह से स्पॉन्टेनियस है, याद रखें एड्सॉर्प्शन के केस में डेल्टा एच, डेल्टा एस और ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा जी, ये तीनों की तीनों नेगेटिव होती हैं। सर ऐसे कैसे? आपने एक इक्वेशन पढ़ी है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ये आपने एक इक्वेशन पढ़ी है। ठीक हो गया। यहां पर हम देखते हैं इस इक्वेशन से एक बात याद रखें कि डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। डेल्टा जी जब नेगेटिव होगा तभी जाकर एड्सॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस होगा, अदरवाइज ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो सर डेल्टा जी नेगेटिव बनाना है तो कैसे करेंगे? आपके पास डेल्टा एच भी नेगेटिव है, और मजे की बात आपको बताऊं कि ये जो टी डेल्टा एस है यानी डेल्टा एस है ये भी नेगेटिव है, अंदर भी नेगेटिव बाहर भी नेगेटिव। तो जो इंट्रॉपी वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव हो रही है, मतलब कि अगर ये जो टी डेल्टा एस वाला फैक्टर मोर पॉजिटिव हो गया तो जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो निकल कर क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए? ये जो वैल्यू है आपकी टी डेल्टा एस वाली, ये लेस पॉजिटिव होनी चाहिए ताकि ये डेल्टा एच जो है ये नेगेटिव रह सके और ओवरऑल आंसर जो है वो आपका नेगेटिव आए, क्योंकि नेगेटिव का मतलब होता है रिलीज इन एनर्जी। तो जब आपका रिएक्शन तभी स्पॉन्टेनियस होगा जब वो एनर्जी रिलीज करेगा, तो एनर्जी रिलीज करेगा तब जबकि उसका जो साइन है वो माइनस में चला जाए। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने ये तो बातें आपको समझ आती, डेल्टा एच, डेल्टा जी और डेल्टा एस ये तीनों आप कह रहे हैं कि नेगेटिव हो। ठीक हो गया। अब डेल्टा एस किस तरह नेगेटिव हो सकती है तो इसको भी समझते। देखिए पहले जो गैस के मॉलिक्यूल थे वो रैंडमली मूव कर रहे थे, कोई इधर था कोई उधर मूव कर रहा था कोई किधर था, लेकिन जैसे ही सरफेस के ऊपर आते हैं तो ये एक लेयर फॉर्म में अच्छे से एड्सॉर्ब हो जाते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं। और जैसे ही एड्सॉर्ब होते तो आप देखें कि इनकी जो रैंडमनेस है वो डिक्रीज हो जाती है। डेल्टा एस इज एक्चुअली इंट्रॉपी, इंट्रॉपी का मतलब होता है बिगाड़, लेकिन जैसे ही वो सरफेस के ऊपर आकर अटैच होते हैं बिगाड़ कम हो जाता है उनका और ऑर्डर ज्यादा आ जाता है, तो इसलिए डेल्टा एस की वैल्यू भी नेगेटिव में चली जाती है। अगर बिगाड़ होता तो पॉजिटिव जानी थी। ठीक हो गया। तो एड्सॉर्प्शन के केस में तीनों जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक हो गया। अब देखें इसका हम बात करते हैं ग्राफ की, तो जो एड्सॉर्प्शन का ग्राफ अगर आप इंथाल्पी और टाइम के साथ ये ग्राफ बनाएं तो टाइम के साथ साथ ये ग्राफ जो इंथाल्पी है इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। स्टार्ट में इसकी वैल्यू हाई थी और एक वक्त आते ये कम होती जाती है। मतलब कहने का क्या है कि डेल्टा एच बिकम लेस एंड लेस एंड लेस नेगेटिव। सबसे पहले जो इंथाल्पी थी उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव थी, बहुत ज्यादा नेगेटिव थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है इंथाल्पी की वैल्यू कम होती जाती, कम होती जाती और वो क्या होती जाती? लेस नेगेटिव होती जाती है। और एक वक्त आता है कि डेल्टा एच और टी डेल्टा एस ये दोनों बराबर हो जाते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस, तो वहां पर जो इनका आंसर निकल कर आता है वो जीरो हो जाता है। ठीक हो गया। तो आंसर जीरो, तो इट मींस रिएक्शन इज
एट इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन जो होता है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, आपको पता है ना। डेल्टा जी अगर जीरो हो तो रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। हु इज जे ए, ये जे ए अपना नाम बताएंगे जरा। जे ए कौन है, वरना आपको मीटिंग से रिमूव कर दिया जाएगा। जे ए अपना नाम बताएं। देखें आप लोग किसी से मीटिंग लिंक नहीं शेयर करना, अभी देखें डिस्टरबेंस हो रही थी। डोंट नो कि ये रजिस्टर्ड स्टूडेंट है या नहीं, समझदार बने काइंडली। ठीक है, तो ये वक्त आता है फिर वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है रिएक्शन। अब एड्सॉर्प्शन की बहुत सी एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो एड्सॉर्प्शन बहुत सी जगहों पे अप्लाई होती है। एड्सॉर्प्शन जो होती है एयर मॉलिक्यूल को, गैस जो होती है उनको एड्सॉर्ब करने के लिए, पॉइजनस गैसेस को एड्सॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। और हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट, देखें बेटा जिस दिन मुझे पता चल गया ना कि जिसने लिंक भेजा है, तो डेफिनेटली वो बंदा जरूर ग्रुप से रिमूव हो जाएगा। आपकी बात ठीक है, रिमूव ही करेंगे उसे। ऐसे स्टूडेंट फिर मीटिंग में तो उन्हें इनरोल नहीं किया जा सकता ना। ठीक है, तो हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए इस्तेमाल होती है, याद रखें। फिर भी किसकी वीडियो ऑन हो गई है, ये वीडियो जिसकी ऑन है वो ऑफ करें। फिर ये एयर मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक हो गया। इसके अलावा ये बहुत सी जहरीली गैसेस को एड्सॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल होती है। जन्नत जब अपना मीटिंग ज्वाइन किया करें अपना माइक ऑफ रखा करें, ठीक है। बल्कि मैं आपका सारा सबका माइक बंद ही करता हूँ, आप लोग इसी लायक हैं जी। तो एयर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। अनवांटेड वेपर्स जो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती है। तीसरा दिन है, आप लोगों को समझाया जा रहा है कि माइक ऑफ रखना है, मीटिंग ज्वाइन करनी है तो आपने, लेकिन आप लोगों पे माशाल्लाह से कोई असर नहीं होता। खैर चले, मर्जी है आप लोगों की भी बेटा। अब हम बात करते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की। जो चीज एक दिन में मैं पढ़ाता था वो अब ये दूसरा दिन है उसको, एक ही चैप्टर को दूसरा दिन है। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की बात करते हैं। देखिए एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर पर जो कर्व आपको मिलता है वो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म होता है, ठीक हो गया। वो क्या होता है कि वो आपके पास जो आइसोथर्म होता है, आइसो मीन सेम और थर्म मीन टेम्परेचर, जो सेम टेम्परेचर पर कर्व ऑब्टेन होता है वो क्या होता है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म होता है, ठीक हो गया। अब क्या होता है मैं आपको इसकी बात समझाता हूँ कि ये गैस के मॉलिक्यूल हैं और ये आपके पास सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर ये गैस के मॉलिक्यूल जाकर एड्सॉर्ब करेंगे। अब ये एड्सॉर्ब होते हैं तो हमने इनको एक्सप्लेन करना है, ये एड्सॉर्ब होके कोई ना कोई सरफेस को कवर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सरफेस को कवर कर लेंगे। जो सरफेस कवरेज होती है, यानी जो सरफेस कवर हो जाती है, सरफेस कवरेज, उनको हम थीटा से डोनेट करते हैं, ठीक हो गया। तो सरफेस जो कवर हो जाती है उसको थीटा से डोनेट किया जाता है, ठीक हो गया। अब ये जितनी सरफेस कवर होनी है, ये बात ये डिपेंड करती है प्रेशर कितना है, ठीक है। प्रेशर जितना ज्यादा होगा आपको पता है उतने ही गैस के मॉलिक्यूल जाकर एड्सॉर्ब होंगे सरफेस के ऊपर। तो अब हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की, कि वेरिएशन ऑफ थीटा, थीटा इज सरफेस कवरेज, एस सी, सरफेस कितनी कवर हो गई है विद प्रेशर, यानी प्रेशर के साथ इसका वेरिएशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मैंने आपको बताया टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, क्योंकि टेम्परेचर वेरी कर गया तो जो एड्सॉर्प्शन है वो भी वेरी कर जाएगी, ठीक हो गया, याद रख लें। तो एक बात आपको यहां से पता चल गई कि प्रेशर जितना अप्लाई करेंगे सरफेस कवरेज, यानी सरफेस उतनी ही कवर होगी। सरफेस
कवरेज जो होगी वो बेहद ज्यादा होगी, याद रख लें, ठीक है जी। और थीटा, यहां से आपको आइडिया हो गया, थीटा इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। थीटा जो फंक्शन होता है वो प्रेशर और टेम्परेचर का होता है। एक बात आपने ये नोट कर लेनी है कि थीटा किसका फंक्शन है, प्रेशर और टेम्परेचर का। यहाँ पे हम कांस्टेंट किसको रख रहे हैं, टेम्परेचर को, तो ये प्रेशर का फंक्शन हो जाएगा, यानी प्रेशर के साथ साथ ये तब्दील होगा। अब एक बात है, ये किसकी वीडियो है, बंद करें। देखें, इसके बाद हम बात करते हैं इसी थीटा की। थीटा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि नंबर ऑफ एड्सॉर्प्शन साइट्स, एड्सॉर्प्शन साइट्स ऑक्युपाइड। मैंने आपको बताया ना कि जो सरफेस होती है उसके पास साइट्स होती है, एक्टिव साइट्स, और डिवाइडेड बाय टोटल साइट्स, टोटल नंबर ऑफ साइट्स, कि कितनी टोटल साइट्स थी। अब मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि आपके पास ये एक सिस्टम है। अब जरा गौर कीजिएगा कि ये जो है, चलिए अच्छे से ही बना लेते हैं फिर इसको। ये सरफेस है, ये नीचे से मैं डोनेट कर रहा हूँ, इसको शो करवा रहा हूँ। ये इसके ऊपर एक मॉलिक्यूल यहाँ लगा, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अब जरा गौर करें कि टोटल एक्टिव साइट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइट्स हैं, लेकिन कवर कितनी है, कवर 1 2 3 4। तो जो कवर है वो 4 है और जो टोटल है वो 8 है। तो ये थीटा था आपका, तो आंसर आएगा 1/2। तो हम इससे बता सकते कि 50% जो सरफेस है वो कवर हो चुकी है और 50% जो सरफेस है वो अनकवर्ड है। तो ये आपको बड़ा बेनिफिट देता है सरफेस कवरेज का, आपको पता चल जाता है कि एड्सॉर्प्शन हुई कितनी है एक्चुअल में। ठीक हो गया, तो एड्सॉर्प्शन हुई कितनी है, ये इस चीज को एक्सप्लेन कर देता है। इसके बाद हाँ सॉरी, हमारे पास दो तरह के कर्व होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं एड्सॉर्प्शन को। तो पहला कर्व है हमारे पास फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। जो फ्रेंडली का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है वो एक तो, अब क्या होता है जी ये, देखिए 1909 में फ्रेंडलिक ने इसे प्रपोज किया था और ये एक इम्पिरिकल इक्वेशन है, इम्पिरिकल इक्वेशन है। इसकी अगर हम बात करें तो इसको आप लिख सकते हैं x/m इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n, के पी की पावर 1/n। तो ये फार्मूला जो था ये फ्रेंडलिक ने प्रपोज किया था। अब इसको समझते ये है क्या। देखें, x जो है ये अमाउंट ऑफ एडजोर्बेट है। एडजोर्बेट का मैंने कल आपको बता दिया था कि जो गैस वगैरह जो सरफेस के ऊपर जाकर एडजॉर्ब करेगी ये उसकी अमाउंट है। और जो एम है आपके पास, एम इज योर मास या अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, ये सरफेस की अमाउंट है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट। यानी जो आपके पास ये सरफेस है ये कितनी है, इसकी अमाउंट ये है, और जो अमाउंट ऑफ एड्सोर्बेट है वो आपके पास एक्स है, और एम क्या है, अमाउंट ऑफ एड्सोर्बेंट। ठीक हो गया। और के यहाँ पे कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है और एन भी कांस्टेंट है। याद रखें, के और एन ये दोनों कांस्टेंट है, और पी इज योर प्रेशर, पी यहाँ पे प्रेशर हो गया। ठीक हो गया। तो अब ये आपको यहां से एक बात पता चल जाएगी, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 1/n। यानी प्रेशर जितना ज्यादा आप लगाएंगे उतनी ही ज्यादा गैस जो होगी वो जाकर सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब करेगी, उतनी ही ज्यादा गैस क्या करेगी, सरफेस के ऊपर जाकर एड्सॉर्ब करेगी। तो ये बात आपको ये कर्व बताएगा। अभी देखिएगा, एक्चुअल में कर्व तो इस तरह से ऑब्टेन होना चाहिए था कि x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n, लेकिन ये इस तरह से ऑब्टेन नहीं होता।
एक्चुअल में कर्व जो मिलता है हमें एक्सपेरिमेंटली, वो कर्व डिफरेंट है इससे। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखिए हमारे पास तीन रीजन बन जाते हैं। मैं रीजन ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ये लीनियर रीजन होता है, और दूसरा थोड़ा सा बेंट होता है, और तीसरा कांस्टेंट रीजन होता है, उसको मैं रेड से बता। देखें रीजन वन यहां से यहां तक R1 है, यहां से यहां तक R1 है, यहां से यहां तक R2 है, और यहां से यहां तक जो है R3 है। तो ये तीन रीजन है। अब हम इन तीनों रीजन को एक्सप्लेन करेंगे। इस इन तीनों रीजन को क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक हो गया। तो पहले हम देखते हैं रीजन वन की बात करते हैं कि रीजन वन क्या कह रहा है। देखिए रीजन वन यहाँ पे आपको पहले ये बता दूं कि ये x/m है, और यहाँ पे ये प्रेशर है, यानी प्रेशर आप देख सकते कि जो रीजन वन है, 1 मिनट वेट कीजिएगा। हाँ जी। हम बात कर रहे थे रीजन वन की, कि मैं आपको बता रहा हूं कि रीजन वन में जो प्रेशर है ये बहुत कम है। तो प्रेशर इतना कम होता है कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि x/m जो होता है, यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो 1 होती है, यानी 1/n की जो वैल्यू है वो 1 होती है। यानी यहाँ पर हम ये कहते हैं कि n=1। मतलब क्या कि n 1 हो गया, तो यहाँ से हम ये बात अखज कर सकते हैं कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस। सरफेस के ऊपर जो गैस एड्जॉर्ब हो रही है वो डायरेक्टली रिलेटेड किसके, प्रेशर के। मतलब लीनियर लाइन आ रही है ना, लीनियर तभी आएगी कि जितना आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे उतनी ही एड्जॉर्प्शन होती जाएगी। लेकिन दूसरा केस देखें, ये जो रीजन है इसमें बेंट हो गई है लाइन। क्या हो गई है, बेंट हो गई है लाइन, यहां पर आकर बेंट हो गई है। तो अब इसको हम बाद में समझते हैं, R2 इसे कहता हूं, और R3 को चलते हैं, जो सीधी सीधी चीजें उसको पहले समझ ले। R3, अब R3 में देखें जरा कि आप जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा रहे हैं एड्जॉर्प्शन उतनी ही है। लेट्स सपोज यहाँ पे 20 गैस के मालिक्यूल एड्जॉर्ब हो रहे थे, तो आर आप जितना मर्जी, यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है ना, यहाँ पे पहले 5 था, फिर 10 हुआ, फिर 20 हुआ, मतलब प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन एड्जॉर्प्शन की वैल्यू 20 की 20 ही रह रही है। तो यहां पर आपको एक बात पता चल जानी चाहिए कि x/m जो है यहां पर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p⁻0 के। p⁻0 के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 1 मिनट वेट करें। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि जो रीजन 3 है इसमें आप जितना मर्जी प्रेशर लगा लें, जो वैल्यू है
वो कांस्टेंट रह रही है, तो आपको पता चल जाना चाहिए पी की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो x बाई एम इज इक्वल टू 1, 1 इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट वो चीज होती जो तब्दील ना हो, तो इट मींस यहां पर जो 1/n की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए। अब रीजन 2 की बात करते हैं। देखिए रीजन 2 इस तरह से है, इस तरह से। यहां पर आप देखें थोड़ी सी लीनियर चीज भी मिल रही है आपको, और थोड़ी सी कांस्टेंट भी। तो पहले हमने वैल्यू देखी 1 थी, और बाद में हमने वैल्यू देखी 1/n की 0 थी। तो ये यहां पर जो रीजन ये 2 है, इसमें जो वैल्यू होगी n की वो 0 से 1 तक होगी, यानी 0 से 1 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक हो गया। ये बात आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि रीजन 2 में ये सीन हो रहा होता है। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिक, ये जो फार्मूला है x/m के पी की पावर 1/n, तो जो फ्रेंडलिक होता है ना, एक्चुअल में वो इसी रीजन को एक्सप्लेन करता है। ये जो थोड़ा सा रीजन होता है ना, फ्रेंडलिक जो होता है, जस्ट इसी रीजन को एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे n की वैल्यू 0 से 1 होती है, 0 to 1। तो ये जस्ट इसी रीजन को एक्सप्लेन करता है, ये इसको भी नहीं एक्सप्लेन करता, ये इसको भी एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका ग्राफ एक ड्रा करके देखते हैं कि x/m इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n। तो यहां पर हम अगर इसका लॉग ले लें, तो लॉग दोनों तरफ ले लेते, लॉग x/m। आपको पता है ये पावर पहले आ जाती लॉग के केस में, और दो चीजें मल्टीप्लाई कर रही हैं तो एड अप हो जाती हैं। तो 1/n लॉग पी प्लस लॉग के आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देखें लॉग x/m ये y होता है, और ये आपका जो प्रेशर होता है ये x है। और ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये लीनियर इक्वेशन होती है। m जो होता है स्लोप होता है, और y जो होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और जो x होता है ये इंडिपेंडेंट होता है। आपको पता है कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड कर रही है प्रेशर के ऊपर। समझ आ रही बात की, कंसंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, प्रेशर के ऊपर। प्रेशर नहीं डिपेंड कर रहा कंसंट्रेशन के ऊपर। तो ये x होता है, और लॉग के ये c होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है कि ये वैल्यू होती है अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ये वैल्यू होती है, या वैल्यू अदर देन ओरिजिन, जो ओरिजिन से अलावा वैल्यू है वो आपका इंटरसेप्ट होता है। यूजुअली हम वाई इंटरसेप्ट लेते हैं। तो इसको हम ग्राफ की फॉर्म में ड्रा कर सकते हैं। लॉग ये जो वाई एक्सिस पे ले लिया हमने, जो मैंने आपको बताया पीछे, और ये लॉग पी ले लिया हमने एक्स एक्सिस पे। तो ये ग्राफ हमारा इस तरह से मिलता है। ये जो वैल्यू है यहां से लेकर यहां तक, ये होती है इंटरसेप्ट, वो थी लॉग के। और इसका स्लोप होगा, ये ढिलवान जो होती है इसकी स्लोप होगा 1/n, स्लोप होगा 1/n। और स्लोप बेसिकली वैल्यूज होती है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी y2 की वैल्यू एक ले लें, और फिर y1 की वैल्यू ले लें, फिर x2 की ले लें, माइनस x1 कर दें। मतलब क्या है, आपको अगर प्रॉब्लम है तो मैथ का ये एक्चुअल में है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। देखें ये y की दो वैल्यू है ना, कि लेट्स सपोज ये y की एक 20 वैल्यू है और एक ये 30 है। आपने y2 ले लिया 30 माइनस 20, और आपने इसी तरह x की, इसके कोरिस्पोंड वैल्यू 10 थी और इसके कोरिस्पोंड वैल्यू 20 थी, ये आपने कर लिया 20 माइनस 10। तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी ये 1/n की आएगी, ये स्लोप की आ जाएगी। ठीक हो गया। तो इस तरह से होता है ये। अब इसकी लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी इसकी लिमिटेशंस होती हैं। तो याद रखें जो ये आपके पास आइसोथर्म है लैंगमिर, ये सिर्फ सर्टन रेंज ऑफ प्रेशर के लिए वैलिड होता है। सर्टन रेंज ऑफ प्रेशर आपने देखा भी है, ये सिर्फ वो इंटरमीडिएट रेंज के लिए वैलिड था, ज्यादा एक्सट्रीम के लिए भी नहीं वैलिड और कम के लिए भी नहीं। और जो के और एन जो होता है ये कांस्टेंट होते हैं, और ये टेम्परेचर के साथ वेरी कर जाते हैं। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये भी वेरी कर जाएंगे। ठीक हो गया। और ये इक्वेशन जो होती है ये प्योरली इंपिरिकल है, और ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन को एक्सप्लेन करती है, केमिकल को नहीं करती। फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होती है ये मल्टी लेयर्ड होती है, याद रख लें।
मल्टी लेयर्ड एड्सॉर्प्शन को ये एक्सप्लेन करती है, केमिकल जो होती है वो सिंगल लेयर होती है उसको एक्सप्लेन नहीं करती। ठीक है जी, तो ये पहला हमने देख लिया। और अब सेकंड की हम बात करते हैं। आप लोगों का यहां तक कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, आपके माइक कौन है जी, कोई सवाल है तो बताएं, एनी क्वेश्चन? क्लियर है सबको? फिर हम आगे मूव करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है लैंगमिर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक हो गया, पहले हमने देख लिया फ्रेंडली का, अब ये सेकंड है। देखिए जो फ्रेंडली का आइसोथर्म था वो आपको अमाउंट बताता था कि कितनी जाकर एड्सॉर्ब होती है, लेकिन ये आपको और मजीद स्पेसिफिक चीजें बताएगा। ये नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स बताता है कि एक्टिव साइट कितनी है। ये मोर सोफिस्टिकेटेड है, उससे बेटर है ये जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है। ठीक है जी। अब डॉक्टर इरविंग लैंगमियर ने 1916 में ये पेश किया था। ठीक हो गया, और इसको नोबेल प्राइज मिला था 1932 में। अब ये क्या बताता है? इट एस्टिमेट एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एड्सोर्बेट। ये एड्सोर्बेट की एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी बताता है। ये सरफेस जो होती है ना, ये बताता है कि कितनी अच्छी एड्सोर्बेंट है ये, मतलब कितनी अच्छी ये चीजों को एड्सॉर्ब कर सकती है, अच्छी है या बुरी है। ये इस चीज को बताता है कि ये कम एड्सॉर्ब करती है या ज्यादा। ठीक हो गया। तो इसके कुछ पास्टुलेट्स हैं, वो वन बाय वन हम देखते हैं। ये बात, पहला जो पास्टुलेट ये बताता है कि जो सरफेस होती है ना, एड्सॉर्बेंट जो होती है, सरफेस जो होती है यूनिफॉर्म होती है, एनर्जेटिकली ये यूनिफॉर्म होती है। याद रख लें, यानी इसकी जो भी एनर्जी होती है वो यूनिफॉर्म एड्सॉर्ब होती है इसके ऊपर। दूसरी बात, जो आपके पास एड्सॉर्बेट गैस होती है, जो एड्सॉर्बेट होता है, यानी जो गैस आपकी एड्सॉर्प्शन शो करवाने जा रही है, ये आइडियली बिहेव करती है। अब आइडियल गैस का जो कॉन्सेप्ट है वो गैसियस स्टेट में हम पढ़ते हैं। आइडियल गैस बेसिकली वो गैस होती है जिसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स नहीं होती। मतलब ये गैस के मॉलिक्यूल है, ये एक एक्टिव साइट है, ये दूसरी, ये दोनों एड्सॉर्ब हो गए हैं, लेकिन इनकी आपस की कोई फोर्स नहीं है, इनके आपस में इनके दरमियान आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, तो ये गैस आइडियल होती है। ठीक हो गया। तीसरा पॉइंट जो इसका वो ये होता है कि एड्सॉर्ब्ड जो लेयर होती है वो मोनो मालिक्यूलर होती है, मोनो मालिक्यूलर लेयर बनती है। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो फिनोमिना है ये केमिकल एड्सॉर्प्शन को एक्सप्लेन करता है। केमिकल में कोई ना कोई बॉन्ड बनता है। मतलब ये सरफेस थी, इसके ऊपर सिर्फ एक ही लेयर आकर लगेगी, एक ही लेयर लगती है, दूसरी लेयर के चांसेस नहीं है, जो कि हमने फिजिकल में देखा था। आपको भी पता है कि केमिकल बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के साथ बनता है। अब ये तो नहीं कि उसके हर मॉलिक्यूल ये दूसरी लेयर के साथ भी केमिकल बॉन्ड ही बना हो, तीसरी के साथ भी। फिजिकल में तो जस्ट वेंडरवाल फोर्सेस थी और वो वीक फोर्सेस थी, वहां पे बॉन्ड नहीं होता था। तो ये तीसरी बात इसने कर दी, मोनोमालिक्यूलर है। और चौथी बात ये कर रहा है कि जो एड्सोर्बेट होता है, जो एड्सोर्बेट होता है, एड्सोर्बेट के दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं होती। ठीक है, लेकिन एड्सोर्बेट एड्सोर्बेंट के दरमियान एड्सोर्बेंट के दरमियान फोर्सेस होती हैं, यानी सरफेस और गैस के दरमियान फोर्सेस होती हैं। अब पांचवा पॉइंट जो होता है इसका वो ये है, सॉरी,
कि ये एक एड्सॉर्प्शन जो होती है, ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है, याद रख लें। मतलब क्या है कि कहने का कि देखें, कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं, ये इनके ऊपर आकर एड्सॉर्ब करते हैं एट द सेम टाइम। यानी जितने कैपेसिटी होती है वो जाकर एड्सॉर्ब कर लेते हैं। और कुछ मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर होते हैं, वो जाकर डिसॉर्ब हो जाते हैं, डिसॉर्ब हो जाते हैं। मतलब कि ये जो है ये कंडेंस हो रहे हैं, इसके ऊपर जाकर कंडेंस हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। और ये जो हो रही है इवेपोरेशन हो रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। देखिए, पहले पहले गैस के मॉलिक्यूल जाकर कंडेंस हो रहे थे, सरफेस के ऊपर जाकर एड्सॉर्ब हो रहे थे इजीली। और एक वक्त आएगा कि सरफेस के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो मजीद मॉलिक्यूल को अटैच कर सके अपने साथ। तो फिर क्या होगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जितने अब मॉलिक्यूल लगेंगे उतने ही इवेपोरेट हो जाएंगे। और ये प्रोसेस क्या था? इक्विलिब्रियम था, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब ये दोनों का रेट बराबर हो जाएगा, तब आपके जो सरफेस होगी वो आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर इक्विलिब्रियम आ जाएगा उसमें। ठीक हो गया। ये इसका पांचवा पॉइंट था। इसके बाद जो छठा पॉइंट है वो ये है कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होता है, ये आप कह सकते हैं, वैसे ये आगे बता दूंगा, चलें खैर इसको। छठा पॉइंट ये समझ ले कि चूंकि सरफेस जो होती है ये यूनिफॉर्म होती है। मतलब कि यहाँ पर जो इसकी शेप है, यहीं पर इसके यहाँ पे भी वही से शेप होगी, सेम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल आकर एड्सॉर्ब करेगा और यहाँ पे जो एड्सॉर्ब करेगा, उनकी एनर्जी भी सेम होगी। एनर्जी भी जो रिलीज करेंगे वो सेम एनर्जी रिलीज करेंगे। यानी यहाँ पर जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पर भी उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। ये छठा पॉइंट है। सातवां, लैंगमियर ने ये बात की कि जो एड्सॉर्प्शन होती है ये लोकलाइज्ड होती है। लोकलाइज का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं मूव नहीं करते, फिक्स रहते हैं। ठीक है, कि मॉलिक्यूल जो होते हैं गैस के वो मूव नहीं कर सकते, वो उसकी जगह पर फिक्स रहते हैं, डीलोकलाइज्ड नहीं होते। तो ये इसके पास्टुलेट थे। अब इसकी हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन निकालते हैं। आप लोग दोबारा से जल्दी से मीटिंग ज्वाइन करें।